हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक परीक्षा फाइनल एग्जाम 2026 के लिए साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में 10 मिनट बने रहिएगा और 2 से 4 नंबर पक्का यहाँ से देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कल 20 तक हो चुका था, आज 21 से देखेंगे। क्या है सवाल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको तो माइनस में जो दिया गया वो नहीं होगा, क्योंकि लेंस कौन सा उत्तल है और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा प्लस में होती है। फोकस दूरी भी हमेशा प्लस में होता है। एफ का मान दिया 20 सेमी, ठीक है। हमें क्षमता पूछा, क्षमता पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और एफ का मान है 20 सेमी, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए यहाँ पे 100 से भागा देना पड़ेगा। 20 बचे 100। मेन लाइन के डबल नीचे है 5, कहाँ चल जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, और मीटर है जो ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। अब 5 का 5 और मीटर इन्वर्स को डायप्टर बोला जाता है। तो 5 डायप्टर प्लस में कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% की एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जिसकी फोकस दूरी 20, 30, 40 जो भी मान हो और आपसे क्षमता पूछा जाएगा। तो कन्फर्म है कि एक नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। अवतल लेंस रहेगा माइनस में आएगा आंसर, उत्तल लेंस रहेगा प्लस में आएगा। अगला सवाल है कि दो लेंस संपर्क में P1 और P2 दोनों का मान दे चुका है समग्र शक्ति। देखिए समग्र शक्ति की अगर हम बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 और प्लस क्या हो जाएंगे P2। डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। P1 का मान 2 डायप्टर है और P2 की बात करें तो 1.5 डायप्टर है। देखिए 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 डायप्टर, यानी 3.5 डायप्टर प्लस में ही, क्योंकि दोनों प्लस में दिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया गया है देखेंगे कि प्रतिरोध की व्याख्या किस नियम से होती है। प्रतिरोध, और आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रतिरोध के बारे में, क्या फ्लेमिंग के नियम से, ओम के नियम से, न्यूटन के नियम से, जूल के नियम से। तो आप ओम के नियम से पढ़ोगे आई बराबर भी बटा आर। अगर हम आर 30 से गुना करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएंगे भी बटा आई। तो इसमें आर को प्रतिरोध बोला जाता है, जो व्याख्या कहाँ हो रहा है तो ये ओम के नियम में आता है। जो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान समझेंगे, तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर जितना पतला तार रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, यानी धारा को कम प्रवाहित होने देगा। लेकिन अगर तार जहाँ मोटा हो जाता है तो प्रतिरोध कम होगा, अधिक से अधिक धारा प्रवाहित होगा। तो सवाल है कि तार की मोटाई अगर बढ़ा दिया जाए तो धारा अधिक प्रवाहित होगा, यानी प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले सवाल की ओर कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में फर्क होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर हो जाता है। क्या, ओम मीटर। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन कहेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 का। बेहद ही खास क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का सही व्यंजक क्या होंगे। यानी विद्युत शक्ति को क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। और पी और आपको फॉर्मूला बताने हैं। तो पी और फॉर्मूला क्या होता है 26 का बताना है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पी और होता है यानी विद्युत शक्ति होता है V² बटा में R होता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, दिक् सूचक में विक्षेपण किसके परीक्षण में दिखा था। दिक् सूचक में विक्षेपण किसके परीक्षण में दिखा था, आरस्टेट, न्यूटन, फ्लेमिंग या मैक्सवेल। 27 नंबर सवाल का आंसर। तो दिक् सूचक जो प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वो आरस्टेट के नियम में किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जो भी चैनल पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बात करें यहाँ परमाणु बम, तो परमाणु बम जो होते हैं वो छोटा होता है, लेकिन विस्फोट होने पे क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, यानी उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, यानी विखंडन होता है। और विखंडन की क्रिया क्या कहलाता है, तो नाभिकीय विखंडन। ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है कौन, परमाणु बम। अगर बात करें सूर्य, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर विशाल ऊर्जा मुक्त निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सवाल क्या है
कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, जैव मात्रा है। 29 नंबर सवाल का आंसर। तो यहाँ पे कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, जो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या दिया गया कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। अभी हम इसके पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल बता दीजिएगा। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर स्क्वायर, वी बराबर आई बटा आर, या वी बराबर आर बटा आई। तो देखिए सबसे पहले ओम के नियम में आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। आई बराबर क्या होते हैं, वी बटा आर। ठीक है, आई बराबर वी बटा आर होता है। लेकिन अगर आप नीचे कुछ नहीं तो एक तीसरे से गुना करेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। कहाँ पे है ऑप्शन वी बराबर आई आर, कहेंगे ऑप्शन एक में ही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ओम का नियम याद कर लीजिए, आई बराबर वी बटा आर होते हैं। यहाँ से प्रतिरोध, कभी विभवांतर, कभी धारा पूछ दिया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक, ठीक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होते हैं। प्रतिरोधक ऐसे मात्रक ओम होता है, और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। सभी को याद कर लीजिएगा। अगला 32 नंबर सवाल, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है, वाम हस्त के नियम में जो है वो क्या पूछ रहा है, अंगूठा। ठीक है, तो अंगूठा किसका संकेत करता है, क्या बल के विपरीत दिशा में, बल के दिशा में, पूरब दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे आपको यही समझ जाना हो कि विद्युत मोटर है, यानी विद्युत से चलने वाला मोटर है। तो पहले उसमें लाइन देना होगा, तो उसका पंखा जो होता है डायना जो घूमना शुरू कर देता है, तो घूमेगा तो किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी पहले क्या दिया गया, उसमें करंट दिया गया। पहले क्या दिया गया, इसमें करंट दिया गया, तब जाके होती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत प्रेरण की खोज क्या एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, या न्यूटन ने। 34 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए विद्युत प्रेरण की खोज की अगर बात करें तो ये किया गया फैराडे के द्वारा। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं, बिल्कुल सही जवाब है। याद कर लेंगे, क्वेश्चन 100% है कि देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से। जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी के नीचे लाखों वर्ष दबे रहने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पदार्थ है विघटित होती है और वही ईंधन बन जाता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या सूर्य है, तो सूर्य नहीं है। क्या चंद्रमा नहीं है। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 35 का, सॉरी यहाँ पे दिया है, ध्यान समझेंगे कि जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत, ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं पूछा, उसका वास्तविक स्रोत पूछा है। यानी जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या होते हैं, तो सूर्य होता है। यानी ऊर्जा का स्रोत अगर पूछा जाए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तो सूर्य होता है। ठीक है, और ये जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर जीवाश्म ईंधन पूछा जाए तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सभी आते हैं। अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे ए और प्लस बी अभिक्रिया ले रहा है, अभिक्रिया चिन्ह ए भी बन जाता है, या कोई और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, नहीं आगे वाले जो होते हैं वो भाग ले रहे अभिक्रिया में, और ए बी जो बना वो प्रतिफल होता है, तो भाग ले तो उसे अभिकारक कहा जाता है। क्या, अभिकारक, ऑप्शन सी राइट आंसर। और यहाँ ए बी जो बना है वो क्या बन जाएगा, प्रतिफल। 37 नंबर सवाल, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है क्या, सांकेतिक समीकरणों द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा, तीर के निशान द्वारा, इनमें से सभी। क्या होंगे राइट आंसर, बहुत अच्छा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को जो दर्शाया जाता है वो सभी के माध्यम से। जैसे अगर बात करें Na और प्लस Cl, अभिक्रिया चीर NaCl, यहाँ पे अगर देखें तो संकेतों यानी सोडियम को Na लिख दिया गया, तो बहुत अच्छा। रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पे एक समीकरण तैयार कर दिया गया तीर का चिन्ह देकर के, बिल्कुल सही। तीर का निशान भी हो गया और समीकरण भी आपका बन गया। तो क्या हो गया, इन सभी का प्रयोग किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। अगला सवाल, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त करके एक नई पद्धति का निर्माण करते उसे क्या कहलाता है।
जैसे अगर बात करें कि A+B है और अभिक्रिया चिन्ह करके ए बी बन जाता है। यहाँ पे कितने पदार्थ है? 2। तो 2 या 2 से अधिक बन करके एक ही केवल बन पाते हैं, तो क्या होगा? वियोजन होगा, विस्थापन होगा, संयोजन होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। 38 नंबर सवाल का आंसर। देखिए यहाँ पे 2 मिल करके एक का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाता है क्या? संयोजन, यानी जुट जाना, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन की राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल, श्वसन कौन सी अभिक्रिया? श्वसन कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है या रेडॉक्स अभिक्रिया? 39 नंबर सवाल का आंसर। श्वसन यानी जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें आप देखें कि जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो आपको क्या, सांस जो होती है यानी हवा जो होती है गर्म टाइप का होता है, यानी ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले आपको जल का सूत्र होना चाहिए, H2O होता है, यानी हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएंगे? 2:1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 41 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और पूरा 60 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और हम बता दें कि यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी को ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जा रहा है, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए जो बोर्ड एग्जाम जिनका देना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा निचोड़ आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।